हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजना की बहू स्वीटी का बस नाम ही मिठास था। उसकी जुबान जितनी तीखी थी उतनी ही जल्दी उसे किसी भी बात की मिर्ची लग जाया करती। एक रोज अंजना अपनी पड़ोसन बिमला से बातें कर रही थी। वैसे कुछ भी क्या अंजना, मेरी बहू जब से आई है तब से मुझे काम करने नहीं देती। मेरी बहू तो एकदम गाय है, गाय, बड़ी सीधी है वो। चल विमला, अच्छा है किसी को तो अच्छी बहू मिली, वरना तू बहू के बारे में तो अच्छे से जानती ही है। तू क्या, सारा मोहल्ला जानता है उसके बारे में। सही कह रही है अंजना तू, लेकिन इस मामले में मैं बड़ी ही किस्मत वाली हूँ। हाँ हाँ विमला आंटी, कर लो आज अपनी बहू की तारीफें। जब कल से डंडे मारेगी ना तो पता चलेगा आपको जो आप मेरी सास को भड़का रही हो। चलती हूँ अंजना, तेरी बहू को फिर से मिर्च लगनी शुरू हो गई है। हाँ हाँ, ये आज का थोड़ी ही है, हर दिन का है इसका। किसी न किसी बात को लेकर बवाल करती ही है। स्वीटी को हर बात का बुरा लगता, चाहे उसकी लाख गलती हो। अब देर शाम स्वीटी की ननद कोमल ऑफिस से आती है और आते ही अपनी माँ को साड़ी देते हुए कहती है, माँ ये आपके लिए, आज मेरी सैलरी बढ़कर आई है तो मैंने सोचा कि मैं अपने माँ के लिए एक प्यारी सी साड़ी लेकर जाऊँ। सच में ये कितनी प्यारी साड़ी है, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आई। कितने की है ननद जी ये साड़ी? अरे भाभी, आपके लिए भी लेकर आई हूँ एक प्यारी सी साड़ी, ये लो। ये तो सस्ती लग रही है और मुझे इसका रंग भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। चलो माँ वाली साड़ी ले लेती हूँ। अरे भाभी नहीं नहीं, जो साड़ी मैं आपके लिए लेकर आई थी वो ही आप लोगी, और माँ के लिए जो साड़ी लेके आई थी वो माँ ही लेंगी, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था उन्हें कैसी साड़ी पसंद है। कोमल अपनी भाभी के हाथ से साड़ी लेकर अपनी माँ को दे देती है और ये देखकर स्वीटी तिल मिला जाती है। नहीं चाहिए मुझे ये साड़ी, माँ जी के लिए आप इतनी महंगी साड़ी लेकर आई हैं और मेरे लिए फुटपाथ की 200 वाली साड़ी उठाकर लाई हो। फिर लगी इसे मिर्ची। मैंने तुझसे कहा है ना कि घर में कुछ भी मत लाया कर। ये घर अब घर थोड़ी ही रहा, अखाड़ा बन गया है, अखाड़ा। माँ जी, एक तो आप मुझ में और ननद जी में इतना फर्क करती हैं कि उन्हें काम से आने के बाद काम नहीं करने देती हैं और मुझसे पूरा दिन काम करवाने के बाद भी ताने देती रहती हैं। अरे भाभी, अभी ये साड़ी ले लो ना प्लीज, आप घर में लड़ाई मत करवाओ। तू जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। इसका एक दिन का हो तो मैं इसे मनाने भी जाऊँ, हर दिन हर बात पे इसे मिर्ची लगती ही है। अब अगली सुबह स्वीटी ठीक ठाक मूड से खाना पीना बना रही थी, तभी कोमल खाना खाते हुए चिल्ला पड़ती है, माँ मिर्च लग गई, जल्दी से पानी दो माँ, कहाँ हो आप माँ? क्या हुआ, कैसे लगी तुझे मिर्च? ये काम तो बहू का है, आज तुझे कैसे लगी मिर्च? अरे माँ, वो वाली मिर्ची नहीं लगी, सब्जी में बहुत मिर्च डाली है भाभी ने। ये ले पानी पी, इसके कलेजे में कम मिर्च लग रही होती, जो अब ये सब्जी को भी नहीं छोड़ रही है। माँ आज आप भाभी से पूछ ही लो, आखिर वो चाहती क्या है, किस बात की खुंदस निकालती है वो मुझ पे। इसे तू छोड़ और ऑफिस जा, मैं सुबह सुबह घर में कलेश नहीं चाहती, ये किसी दिन इस आदत की वजह से बुरी फंसेगी। ऐसे ही समय गुजरता है और स्वीटी भी लोगों को देखकर मिर्च मसाला लगाकर खुद तो जलती ही और दूसरों को भी जलाती रहती। देर शाम अंजना के घर विमला का आना होता है। अरे आराम से विमला, आराम से, किस खुशी में खिला रही है तू लड्डू? अरे तुझे पता नहीं, मेरी बहू की नौकरी लग गई है। अरे क्या बात है विमला, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। चल, किसी की बहू तो मोहल्ले में बाहर काम करने के लिए निकलेगी। क्या मेरी मिर्च लगे दिल ने सही सुना है? विमला आंटी की कल की आई बहू की नौकरी लग गई और मुझे देख लो, आज तक मायके से ससुराल और ससुराल से मायके के अलावा इन्होंने कहीं जाने तक नहीं दिया। कुछ ले देकर नौकरी लगवाई होगी ना तूने बहू की? अरे नहीं अंजना, कैसी बातें करती है, मेरी बहू तेरी बहू की तरह थोड़े 12वीं फेल है, बल्कि इंग्लिश से MA कर रखा है मेरी बहू ने। अंजना, ये क्या, तेरी बहू मुझे मारने तो नहीं आई है? अरे बहू, ये क्या, तू हाथ में झाड़ू लिए क्यों घूम रही है? वो सब छोड़िए माँ जी, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 12वीं फेल नहीं 10वीं फेल हूँ, और हाँ, होगी आपकी बहू BA पास, लेकिन मैं भी अनपढ़ नहीं हूँ। लगी इसे फिर से मिर्च। चलती हूँ अंजना, तू अपना ध्यान रखियो। अरे विमला, तू क्यों इसके सोए हुए जलन की भूख को जगाने आती है? अब से ये जब तक इस बात को भूलेगी नहीं, बड़बड़ाती रहेगी। अब अंजना विमला की बहू की नौकरी लग जाने की बात सुनकर जल भुन जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास के साथ मिलकर विमला को भी बहुत कुछ बोलती है।
अब देर रात सब खाना पीना खाकर सो जाते हैं, लेकिन देर रात अंजना के घर में चोर घुस आते हैं। भाई हम सही घर में घुसे हैं ना? कहीं पता चले पिछली बार की तरह फिर से पिट जाएं हम। अरे गधे, शुभ शुभ बोल। और पिछली बार ना तेरे कारण पिटे थे हम, समझा? मेरे कारण या खुद के कारण? अरे क्या जरूरत थी इस कुत्ते को बिस्किट खिलाने की? वो कुत्ता बिस्किट भी खा गया और बेहोश भी नहीं हुआ, ऊपर से सबको जगा दिया। कमीना कुत्ता कहीं का। अबे चुप कर और काम पे फोकस कर। रात के 2 बज रहे हैं और हमें यहाँ से जल्दी से निकलना है और दूसरे घर भी तो जाना है, और तू यहाँ बहस करने बैठ गया। अब देर रात के अंधेरे में अंजना के घर में घुसे चोर चोरी के इरादे से घर में इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी एक चोर के पैर से घर में रखा फूलदान गिर जाता है, जिससे स्वीटी की आंखें खुल जाती है। यहीं से कुछ गिरने की आवाज आई, कौन हो सकता है? अब स्वीटी इधर उधर देखने के बाद लाइट बंद करके जैसे ही जाने लगती है, वैसे ही दोनों चोर पर्दे से सामने आ जाते हैं, लेकिन स्वीटी भी फिर से लाइट जला देती है। माँ जी, चोर चोर माँ जी। अरे इसका मुंह और हाथ बांध दो और जल्दी से निकलो यहाँ से। हाँ भाई, अभी बांधता हूँ। तभी स्वीटी की आवाज सुनकर अंजना जाग जाती है और वो हॉल में आती है तो देखती है कि 2 लोग उसकी बहू का हाथ बांध रहे हैं। अब अंजना भागी भागी किचन से मिर्च का पाउडर लेकर आती है। अब भाई आंखें जल रही है। तू तो गधा का गधा ही है, तू किसी काम का नहीं है। कोई सामने से आंख में मिर्च डाल रहा है और तू चुपचाप देख रहा है खड़े होके, गधा कहीं का। बहू तू उठ और अच्छे से इन चारों की खातिरदारी कर। माँ जी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे मिर्ची लगी है। राम रे राम, इस मुसीबत में भी तुझे मिर्ची लग रही है? ये बता, अब चोरों को देखकर भी तुझे इस बात की जलन हो रही होगी कि काश मैं भी चोरों के गिरोह की सरदारनी होती। माँ जी नहीं, मुझे वो जलन नहीं हो रही है, ये जलन तो मिर्च पाउडर की है जो अभी आपने इन दोनों चोरों के साथ मेरी आंखों में डाल दी। हे भगवान, इसके अंदर कम जलन है जो अब इसे मिर्ची लग गई। अब अंजना जैसे तैसे उन चोरों को पुलिस के हवाले करती है और अपनी बहू की आंखों की मिर्च के जलन को ठीक करने के लिए उसकी आंखों को बर से सेक लगाती है। माँ जी, इस बार तो इतनी मिर्ची लगी है, चाह कर भी मैं अपनी कलेजी की जलन को बाहर नहीं ला पाऊंगी। इस हादसे के बाद से स्वीटी अब सबसे जलना बंद कर देती है और अपने नाम की तरह स्वीट हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर उसे किसी भी बात की मिर्ची लगेगी तो इससे उसकी लाइफ के रिश्ते खराब होंगे और उसे अपनी सास के ताने सुनने को भी मिलेंगे। वो नहीं जानती थी कि उसकी सास ने उसकी भी आंखों में जानबूझकर मिर्ची डाली थी या फिर वो सब हादसे से हुआ, लेकिन वो इतना तो समझ गई थी कि अगर वो चाहती है कि दोबारा उसकी आंखों में कभी भी मिर्ची ना पड़े तो उसे अपनी मिर्ची लगाने की आदत को बंद करना पड़ेगा। जिसके बाद स्वीटी अपनी सास ससुर और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और सबसे प्यार से बात करती है। सुनीता अपने इकलौते बेटे सुमित के साथ रहती थी। सुमित अपनी माँ को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता था। ऐसे ही एक दिन सुमित अपनी माँ को मंदिर छोड़कर जा रहा था, जहाँ उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा मुझे यहाँ छोड़कर मत जा, मैं तेरे पैर पकड़ रही हूँ। मेरे पास तेरे अलावा कोई नहीं है। तू मुझे घर में जिस कोने में फेंक देगा मैं उसी कोने में पड़ी रहूंगी। मुझे खुद से दूर मत कर। सुमित अपनी माँ की एक नहीं सुनता और सुनीता को लात मारते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी एक कंबल में लिपटे एक बुढ़ा आदमी उसके पास आता है। उस आदमी को कोढ़ हो रखा था। वो आदमी सुमित को रोककर कहता है, बेटा रुको। कौन हो तुम और मुझे रोक क्यों रहे हो तुम? मेरा नाम रोहित है और मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि जिस माँ की कदर तुम नहीं कर रहे हो वो माँ दुनिया का सबसे बेहतरीन हीरा है, जिसे खोने के बाद हमें सिर्फ पछताना पड़ता है। मतलब ये कि मैं भी तुम्हारी तरह निहायती घटिया इंसान रह चुका हूँ। मैंने भी अपनी माँ को ठीक तुम्हारी ही तरह दुख दिया, या यूं कहे इससे भी कई गुना ज्यादा दिया। तभी तो आज मुझे मौत मांगने पर भी मौत नहीं मिल रही है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ बताओ। आज से 50 साल पहले की बात है ये। रोहित अपनी माँ चंदा के साथ रहता था। रोहित चंदा की इकलौती औलाद थी और वो उसको बहुत प्यार करती थी। वो लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे का पालन पोषण करती है। ऐसे ही समय गुजरता है।
और चंदा का बेटा रोहित अब बड़ा होने लगता है। रोहित लगभग 20 साल का हो चुका था। उसको बड़ा होते हुए देख चंदा अपने पति की फोटो देख बोलती है, राघव जी देखो, हमारा लड़का कितना बड़ा हो गया है और आप देखना, हमारा बेटा एक दिन बहुत नाम कमाएगा। चंदा अपने पति की फोटो से बात ही कर रही थी, तभी वहाँ रोहित नशे की हालत में आ जाता है और उससे बोलता है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को जल्दी से दे दो। आ गया मेरा प्यारा बच्चा। आ गया हूँ माँ, अब कुछ खाने को दोगी या नहीं? रोहित, तूने नशा किया है? हाँ किया है तो तू कुछ उखा लेगी मेरा। और ये बता तू खाना दे रही है या नहीं? हाँ बेटा, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। अब क्या था, चंदा अपने बेटे के लिए खाना लाती है और जब वो उसको खाना देती है तो वो नशे की हालत में खाना खाने लगता है और पूरा खाना भी नहीं खाता और रोहित सो जाता है। चंदा चादर लाती है और अपने बेटे को उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपने बेटे के पास बैठकर रोते हुए खुद से कहती है, बेटा, मैंने सोचा था तू हमारे अच्छे दिन लाएगा, मेरे कदमों में खुशियाँ बिछा देगा। मैंने सोचा था मेरे कांटों को कलियां बना देगा तू, लेकिन ये क्या, तू तो गलत संगति में पड़ गया। ऐसे ही चंदा भूखी अपने बेटे के पास बैठकर सो जाती है और अगली सुबह रोहित अपनी माँ को लात मारते हुए बोलता है, माँ माँ उठ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पैसे दे मुझे। बेटा, तू तो अभी से गिर गया, तूने तो अपनी माँ के बलिदान की कोई कदर ही नहीं की। बस माँ बहुत हो गया, तू ही नहीं बल्कि सभी माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं। और वैसे भी तू तो नाश पीटी है, तभी तो घर में आते ही नाश कर दिया तूने। इस घर में आते ही मेरे बाप को खा गई तू। ये सुनकर चंदा के ऊपर पहाड़ टूट जाता है और वो उसको कुछ नहीं बोलती और रोते हुए वो उसको पैसे देती है। पैसे लेकर रोहित एक पार्क में जाता है और एक लड़की से मिलता है। मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करने का मन कर रहा है मेरा, अपने घर की इज्जत बनाने का दिल कर रहा है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हे भगवान, मैं भी ना जाने किस लड़के के चक्कर में फंस गई। ये तो मेरे चेप ही हो गया है, मैं इसको कैसे मना करूं? आइडिया, मैं तुमसे एक शर्त पर शादी करूंगी, बोलो मंजूर है? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, एक बार कह कर तो देखो। मैंने बचपन से सोचा है, मैं वहाँ शादी करूंगी जहाँ पर मेरी सास ना हो। इसलिए अगर तुम अपनी माँ को मार सकते हो तो मार दो, और जब वो मर जाए मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। बोलना आसान होता है, करना नहीं। ये अपनी माँ को कभी नहीं मार सकता है, क्योंकि ये अपनी माँ का इकलौता बेटा है, और अपनी माँ को ये क्या कोई भी नहीं मार सकता। मीनाक्षी, अगर ये मेरा इम्तिहान है ना तो मैं इस इम्तिहान को पूरा जरूर करूँगा। रोहित अब अपने घर जाता है और अपने बेटे को देख उसकी माँ रोहित से बोलती है, बेटा, तेरे पास अभी भी समय है, अगर तू किसी बुरी संगत में है तो तू निकल जा। मैं तुझे समझा रही हूँ, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को कभी गलत राह पर जाते नहीं देख सकती। खैर, अब तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इस बात से अनजान कि उसका बेटा उसके साथ क्या करने वाला है, चंदा अपने बेटे के लिए खाना लेने जाती है तो वहीं दूसरी तरफ हाथ में छुरा लिए रोहित खुद से बोलता है, मीनाक्षी, तुम्हारा रोहित सिर्फ तुम्हारा ही है। आज तुम्हें विश्वास दिलाकर रहूंगा मैं, मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। आज तो मैं अपनी माँ को ऊपर पहुँचा दूंगा, जिसके बाद तुम्हें अपना बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में ले आऊंगा। बेटा, ले खाना खा ले। चंदा इतना बोलती ही है कि तभी रोहित पीछे पलटता है और अपनी माँ के पेट में छुरा घोंप देता है। चंदा के हाथ से खाने की प्लेट नीचे गिर जाती है और उसके पेट से खून की धारा बहने लगती है। मरते मरते चंदा अपने बेटे से बोलती है, बेटा, जब तू मुझे मारने की बात कर रहा था खुद से, तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। तूने मेरे दूध की कदर नहीं जानी। मेरे बच्चे, मेरा भाग्य शायद फूटा हुआ था, तभी तो जो चाहा तो वो मुझे हासिल नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है। तुझे माफ करती हूँ। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, और हाँ, आगे संभल के रहना। चंदा मरते हुए अपने इकलौते बेटे को दुआ देती है और वहीं अपना दम तोड़ देती है। तो वहीं प्यार में अंधा रोहित खून में सने हुए हाथ लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे बोलता है, मीनाक्षी देखो, मैं तुम्हारे लिए ना अपनी माँ को मार कर आ गया। अब उस घर में ना तुम और मैं ही रहेंगे बस। उसकी ये करामत देख मीनाक्षी उसको धक्का देते हुए कहती है, तुम तो दरिंदे निकले, तूने ममता को जग में तबाह कर दिया। मक्कार कहीं के, मैंने तुम्हें कहा कि अपनी माँ को मार दो, तो तुमने सच में उन्हें मार दिया। बेहया इंसान,
तू तो बहुत नीच निकला। मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुझे ये करने को कहा। तूने क्या किया? माँ की ममता को ताड़ ताड़ कर दिया। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? निकल जा यहाँ से। मीनाक्षी उसको निकाल रही थी, तभी वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और अब मीनाक्षी सभी को सच सच बता देती है, जिसके बाद सभी लोग उसको पत्थर से मारने लगते हैं। रोहित भागते भागते अपने घर जाता है, जहाँ वो अपनी माँ की लाश देखकर उससे रोते हुए बोलता है, माँ मैंने क्या कर दिया माँ, मैंने तेरी ममता को नहीं समझा माँ, मुझे माफ कर दे माँ। तू हमेशा ही कहती रही कि बेटा तू गलत संगत में है, बाहर निकल जा उससे, लेकिन मैंने तेरी एक भी नहीं मानी और आज मेरी नादानी की वजह से। रोहित खुद से बात कर ही रहा था, तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और उसको हाय देते हुए बोलते हैं, अरे दरिंदे बाहर निकल, तू दरिंदा है दरिंदा, अपनी माँ को नहीं छोड़ा तूने अपनी माँ के साथ छल कपट किया है, तुझे तो कोड़ होंगे कोड़, मौत मांगने से भी तुझे मौत नहीं मिलेगी। कुछ देर बाद आवाजें शांत हो जाती हैं और जब रोहित बाहर निकलता है तभी एक बार फिर दुनिया उसके ऊपर पत्थरबाजी करने लगती है। सब उसको धुतकारने लगती हैं और अब रोहित वहाँ से भागकर एक गांव के मंदिर में चला जाता है। तो वहीं अब रोहित की माँ का अंतिम संस्कार मीनाक्षी कर देती है। तब से मैं यहाँ हूँ और अपनी माँ को मारने की सजा मुझे मिली है और आज मैं मौत मांग रहा हूँ, तभी भी मुझे मौत नहीं मिल रही। बेटा अपनी माँ की इज्जत करो। आपने तो सच में अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है और ऐसा ही कुछ मैं भी अपनी माँ के साथ करने जा रहा था। अब क्या था, सुमित भागता हुआ दोबारा मंदिर में जाता है और अपनी माँ के पास जाकर उसकी गोद में अपना सर रखकर रोते हुए बोलता है, माँ मैं जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा, चलो अपने घर। इस तरह से अब सुमित को सुनीता माफ कर देती है और उसके साथ घर चली जाती है। तो दोस्तों, हमें अपनी माँ की कदर हमेशा करनी चाहिए और माँ को कभी ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। माँ फटी हुई साड़ी पहनकर अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े सिलवाती है। माँ अपने जीवन को दुखों में डालकर कैसे अपने बच्चों के सपनों को साकार करती है, ये तो वो ही जानती है। माँ कहने को तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें पूरा संसार समाया हुआ है। दुनिया में माँ का दर्जा भगवान से भी बढ़कर है। दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो माँ है। अजीत और नेहा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ सुरेखा लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ थी। कोई अगर उनके सामने लव मैरिज के नाम भी लेता था तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था, जिसके चलते अजीत कभी अपनी माँ से अपनी लव मैरिज की बात नहीं कर पाता था। ऐसे ही एक दिन वो बड़ी हिम्मत करके अपनी माँ से अपनी लव मैरिज की बात करने के लिए जाता है। तभी उसकी पड़ोसन कांता हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर उसके घर आती है और कहती है, लो सुरेखा बहन मिठाई खाओ, आज मेरी बेटी की शादी को पूरा 1 साल हो गया है। वो अपने घर में बहुत खुश है और तुम तो मेरी सहेली हो, इसलिए सोचा सबसे पहले मिठाई मैं तुम्हें ही खिलाऊं। कांता तू भी अजीब है, तेरी बहू ने भागकर लव मैरिज करी थी और तू उसकी शादी की सालगिरह पर मिठाई बांट रही है। क्या फर्क पड़ता है सुरेखा, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। उसके चलते ही मैंने उनकी शादी को मंजूरी दे दी। बहुत फर्क पड़ता है, मुझे तो लव मैरिज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो अपनी बेटी की अरेंज मैरिज ही करवाऊंगी। सुरेखा इतना भी घमंड करना ठीक नहीं है, वरना ज्यादातर लोगों को वही मिलता है जो उन्हें पसंद नहीं होता है। ये सब अपने हाथ में होता है, अपने अपने संस्कारों की बात होती है। माँ बस करिए, इस तरह से घर में आए मेहमान की इंसल्ट करना ठीक नहीं है। तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? कहीं तू भी तो लव मैरिज के चक्कर में तो नहीं है? देख मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर तूने ऐसा करना तो छोड़, सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घर में सिर्फ अरेंज मैरिज ही होगी, समझा? सुरेखा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात से निराश होकर कांता भी अपने घर चली जाती है। जिसके बाद अजीत अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, हे भगवान, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। एक तरफ माँ है और एक तरफ मेरा प्यार, और मैं दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। माँ तो लव मैरिज से ऐसे चिढ़ती है जैसे कोई अपने दुश्मन से चिढ़ता हो। जब माँ लव मैरिज के नाम पर दूसरों को इतना सुना सकती है तो वो मेरा क्या हाल करेंगी। मैं अब क्या करूँ?
कुछ समय बाद अजीत ऑफिस के लिए निकल जाता है और ऑफिस पहुंचते ही अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के कैबिन में जाता है और जैसे ही उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है तभी नेहा उसे रोकते हुए कहती है, अभी गले लगाकर मेरे करीब आना भूल जाओ, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम मुझे ही भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम अपनी माँ से हमारी शादी की बात कर पाओ, और मैं अपनी शादी अब और नहीं रोक सकती हूँ, इसलिए हम अलग हो जाएंगे, वही अच्छा है। यार ऐसा मत बोलो तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन माँ को लव मैरिज नहीं पसंद, तो उनको कैसे तैयार करूँ मैं, यही समझ नहीं आ रहा है। ये सोचना अब तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले तैयार हैं, लेकिन अगर तुमने जल्दी शादी नहीं करी तो वो लोग मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। नेहा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर अजीत और भी परेशान हो जाता है। उसे इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक उसे अपनी बड़ी मौसी शालिनी का ख्याल आता है, जिनकी बात उसकी माँ भी नहीं काटती थी, जिसके बाद वो उन्हें फोन करके अपनी लव मैरिज से जुड़ी सारी परेशानी बताता है, जिसे सुनने के बाद वो कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं कल ही घर आ रही हूँ, तब तुझसे आराम से बैठकर बात करूंगी और तेरी शादी तेरी ही पसंद की लड़की के साथ होगी। अपनी मौसी के रहते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह सुरेखा किचन में नाश्ता बना रही होती है और अजीत हॉल में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी उसकी बड़ी बहन शालिनी वहाँ आती है, जिसे अचानक देखते ही वो हैरान हो जाती है और कहती है, दीदी आप ऐसे अचानक, बता दिया होता आने से पहले तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा बना लेती। सुलेखा वो तो अभी भी बन जाएगा, और अपने घर में आने के लिए भी पहले से बताने की जरूरत है। तुम लोगों की याद आई और मैं आ गई। नमस्ते मौसी जी, अच्छा वो आप आ गई, आपकी बड़ी याद आ रही थी। अब कुछ दिन तो रहेंगी ना आप? हाँ बिल्कुल, अब जिस काम के लिए आई हूँ, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं कैसे जा सकती हूँ? दीदी मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? कैसा काम? समय आने पर वो भी बता दूंगी। अब तू जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा नाश्ता बना दे, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ चलिए मौसी जी, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर बाद अजीत अपनी मौसी शालिनी को लेकर कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ शालिनी नेहा के घर वालों से मिलकर उनसे बात करके उन्हें सब कुछ समझा देती है और सुरेखा को ये कहकर कि ये रिश्ता उसकी जान पहचान का है, अजीत और नेहा की शादी करवा देती है। और इस तरह शालिनी अजीत और नेहा की लव मैरिज की शादी को अरेंज मैरिज में बदल देती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ नेहा अपनी सास सुरेखा का बहुत ख्याल रखती है, ताकि सच जानने के बाद वो उसे माफ कर सके। एक दिन शाम के समय नेहा अपने कमरे में लेटी होती है, तभी उसकी सास सुरेखा वहाँ आती है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, क्या हुआ बहू, आज शाम के समय तू लेटी हुई है? माँ जी, वो मेरे सर में सुबह से बहुत दर्द हो रहा था, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आकर लेट गई। कोई बात नहीं बहू, तू आराम कर ले, आज शाम का सारा काम मैं कर लूंगी, तू बस आराम कर। जब से तू इस घर में आई है सब कुछ तूने इतने अच्छे से संभाल लिया है कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। माँ जी, ये सब करना तो मेरा फर्ज है, और आप भी तो मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं देती हैं। आज तक कभी आपने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। बहू तूने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया, इसलिए तो मेरा मानना है कि अरेंज मैरिज सबसे अच्छी होती है, वरना लव मैरिज में तो लड़कियां आते ही सबसे पहले घर को तोड़ देती हैं और बाद में अपने रिश्ते को। मैं खुश हूँ कि मेरे बेटे ने अरेंज मैरिज करी और मेरे विश्वास को बनाए रखा। अच्छा अब तू आराम कर, मैं जाती हूँ। सुरेखा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर नेहा को अपनी सास से अपनी लव मैरिज की शादी का सच छुपाने पर बहुत पछतावा होता है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज फिर सुरेखा की पड़ोसन कांता उसके घर आती है और कहती है, सुरेखा बहन, बहू ले आई हो, कम से कम उसकी शक्ल तो दिखा दो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाऊंगी। कौन सा मेरे बेटे ने अपनी मर्जी की लव मैरिज की है, उसने तो मेरी पसंद की लड़की के साथ अरेंज मैरिज की है। क्या ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच में भेदभाव करती रहती है? निभाने वाले सब निभा लेते हैं। कई बार लव मैरिज अरेंज मैरिज से भी ज्यादा अच्छे से निभ जाती है। अब तू ये सब छोड़, अपनी बहू से मिलवा दे। चल मैं तुझे उसके कमरे में ले चलती हूँ, वहीं मिल भी लियो और सामान भी देख लियो।
सुरेखा इतना कहकर अपनी पड़ोसन कांता के साथ नेहा के कमरे में जाती है, जहां दरवाजे तक पहुंचते ही वो अपनी बहन शालिनी और अपने बहू बेटे को आपस में बातें करते हुए सुनती है। मौसी जी, मुझसे अब ये माँ जी से ये अरेंज मैरिज वाला झूठ नहीं बोला जा रहा। उनका प्यार और अपनापन देखकर मुझे बहुत गिल्ट महसूस होता है। हाँ मौसी जी, मैं जितना नेहा को पाकर खुश हूँ उतना ही माँ से ये झूठ बोलकर कि हमारी शादी अरेंज मैरिज नहीं लव मैरिज है, ये बात से दुखी भी हूँ। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि माँ हमारी लव मैरिज को अपना ले? अपनी बहन और बहू बेटे की सारी बात सुनने के बाद वो गुस्से में अंदर आती है और कहती है, तुम लोगों ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, ये जानते हुए कि मुझे लव मैरिज से कितनी नफरत है। अब तुम एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती हो। तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ। एक झूठी लड़की मेरी बहू नहीं हो सकती। माँ, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आप वो करिएगा। माना हमने आपसे झूठ कहा है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैंने सोचा कि शादी के बाद आप समझ जाएंगी कि नेहा एक अच्छी लड़की है। उसके बाद मैं आपको सब बता दूंगा। आप ही बताइए ना, नेहा में क्या कमी है? क्या वो अच्छी बहू नहीं है? एक बार तो सोचिए माँ। अपने बेटे की किसी भी बात का जवाब सुरेखा के पास नहीं होता है और उसे अपनी बिना मतलब की जिद पर पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपने बहू बेटे को उनके झूठ के लिए उन्हें माफ कर देती है और उनकी लव मैरिज की शादी को दिल से अपना लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।